Hello students. So today we will study the chapter 5 of Geography class 6 Major Domains of the Earth पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है। सो बिकॉज all the conditions are available in this planet for surviving a man, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल और हवा ये सभी पृथ्वी पर मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ पर मनुष्य जीवित रह सकता है। So there are 4 major domains of the earth: lithosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere। भूमंडल, जिसे हम स्थल मंडल भी कहते हैं, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। तो पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं वो भूमंडल कहलाता है। सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज नोन एज लिथोस्फेयर। Atmosphere, वायुमंडल, where gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc. are found, that layer is known as atmosphere। यानी कि गैस की वो परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, हम उसे वायुमंडल कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी अन्य गैसें पाई जाती हैं। जलमंडल, हाइड्रोस्फेयर, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। द एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फेयर या जलमंडल। बायोस्फेयर, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं और सभी प्रकार का जीवन वहाँ पाया जाता है। सो बायोस्फेयर इज अ नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर एग्जिस्ट टुगेदर and all forms of life are found in this biosphere. Here you can see that this is atmosphere, this is hydrosphere and lithosphere. When hydrosphere, atmosphere, lithosphere connects, the fourth domain of the earth generates, उसकी उत्पत्ति होती है। और वो चौथा डोमेन है, चौथा परिमंडल है बायोस्फीयर या फिर जैवमंडल। अब हम इन्हीं चारों डोमेन्स को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिथोस्फीयर यानी कि हमारे भूमंडल की। ग्रीक भाषा का एक शब्द है लिथस, जिसका मतलब होता है पत्थर या फिर स्टोन। तो ये वहीं से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। ये भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना हुआ है। इट मेड अप ऑफ रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, थिन लेयर्स ऑफ सॉइल्स, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, वेयर द न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड। पृथ्वी की सतह को हम पूरी इस अर्थ सरफेस को 2 बड़े भागों में बांटते हैं। बड़े स्थलीय भूभाग यानी कि बड़े बड़े लैंड मासेस, जिनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं, और बड़े बड़े जलाशय यानी कि ह्यूज वाटर बॉडीज विच आर नोन एज ओशन बेसिन्स या फिर महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को इसीलिए समुद्र तल से मापा जाता है और समुद्र तल की गहराई को हम 0 मानते हैं, 0 मानते हैं। यहाँ पर आप मानचित्र में देख सकते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस। पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, और 5 महासागर हैं, बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं मैं आपको नाम पढ़ के बता रही हूँ। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हैं। और पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन और सदर्न ओशन, ये 5 महासागर हैं यानी कि 5 ओशंस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स की यानी कि महाद्वीपों की।
महाद्वीपों की बात करें उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट विद द हाइट ऑफ 8,848 मीटर्स। और विश्व का सबसे गहरा, द डीपेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड इज मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त, जो कि पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर में है और इसकी गहराई है 11,022 मीटर। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शार्पा, इन्होंने सबसे पहले यानी 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर या माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले सबसे पहले दो व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नोर्गे शेरपा ऑफ इंडिया। इसके बाद जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और बछेंद्री पाल, ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो ये कुछ वो लोग हैं जिन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर चढ़ाई की और सफल भी हुए। नाउ कम टू एशिया। कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो अभी अभी आपको बताया हमने कि 7 बड़े महाद्वीप हैं। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इट। It's separated from Europe by the Ural Mountains on the west. Combined land masses of Europe and Asia is called Eurasia. यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। इट इज़ मच स्मॉलर दैन एशिया एंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व का दूसरा छोटा महाद्वीप है ये। इट लाइज टू वेस्ट ऑफ एशिया। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित हैं। आर्कटिक सर्किल पासिस थ्रू इट। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। इट बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। ये 3 तरफ से जल राशियों से घिरा है। इसके नॉर्थ यानी उत्तर में आर्कटिक ओशन है, पश्चिम में अटलांटिक ओशन है और दक्षिण में इसके भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी है। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इक्वेटर रन्स ऑलमोस्ट थ्रू इट्स मिडल। विषुवत रेखा इसके बिल्कुल मध्य से होकर के गुजर रही है और ये एक ऐसा अकेला महाद्वीप है जहाँ से 3 मुख्य अक्षांश रेखाएं 3 मेजर लैटिट्यूड्स आर पासिस थ्रू फ्रॉम दिस कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, गर्म मरुस्थल सहारा डेजर्ट यही इसी महाद्वीप में है। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल इज पासेस थ्रू फ्रॉम दिस कॉन्टिनेंट। हम अगले किसी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ें उससे पहले हम कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको जान लें। स्ट्रेट एंड इस्थमस। स्ट्रेट, व्हाट इज स्ट्रेट? इसको हिंदी में कहते हैं जल संधि। द नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशंस आर कॉल्ड स्ट्रेट। यानी कि हम कह सकते हैं एक छोटी जल राशि यानी कि पानी का एक संकरा भाग जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, हम उसे जल संधि कहते हैं। इस्थमस यानी कि स्थल संधि। द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच कनेक्ट्स 2 ह्यूज लैंड मासेस आर कॉल्ड इस्थमस। स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, हम उसे स्थलीय संधि या फिर इस्थमस के नाम से जानते हैं। यहाँ आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, आपको स्ट्रेट और इस्थमस का एग्जाम्पल भी दिया गया है।
इस्थमस अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस, और आप यहाँ देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के बीच में एक छोटा सा संकरा सा जो भूभाग है, इस भूभाग का नाम है पनामा इस्थमस, पनामा स्थल संधि। और पनामा स्थल संधि दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जोड़ती है। यहाँ आपको भारत और श्रीलंका का मानचित्र भी दिखाई दे रहा है। भारत और श्रीलंका के मानचित्र के बीच में देयर इज़ अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर। यहाँ पर पानी का एक संकरा भाग आपको दिखाई दे रहा है। इस संकरे भाग का नाम है पाक, PALK, पाक, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट इज दैट स्ट्रेट विच कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन हियर। Now come to North America. It is third largest continent of the world. It linked to South America with an isthmus which is known as Panama Isthmus. और ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है और इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है। साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इट लाइज मोस्टली इन साउदर्न हेमिस्फीयर। इसके पूर्व में अटलांटिक ओशन है और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज विच नेम्ड एंडीज, एंडीज नाम की पर्वत श्रृंखला जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, वो इसी महाद्वीप में है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ अमेज़न, वो भी इसी महाद्वीप पर है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप या फिर इसे आइलैंड कंट्री, आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा इसके मध्य से गुजर रही है। अंटार्कटिका, ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, ये जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरीके से ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। इट लोकेटेड इन साउथ पोलर रीजन। ये दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट, इसलिए इसको सफ़ेद महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट इट्स सेंटर। नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, पर बहुत से देशों ने यहाँ पर अपने रिसर्च सेंटर्स, शोध केंद्र स्थापित किए हैं। भारत के भी 2 शोध संस्थान, 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर, जिनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर आपके उन सभी महाद्वीपों को बॉक्सेस के रूप में दिखाया गया है। जब आप इन बॉक्सेस को काउंट करेंगे तब आपको इस चीज़ का अनुमान लगेगा कि जिस महाद्वीप में बॉक्सेस ज़्यादा हैं, इसका मतलब वो महाद्वीप बड़ा है, और जिनमें बॉक्सेस कम हैं उनमें वो महाद्वीप छोटा है। तो यहाँ पर मानचित्र के रूप में ना होकर के उन सभी महाद्वीपों को बॉक्सेस के रूप में दिखाया है, जिससे ये जानना हमारे लिए और आसान हो जाता है कि कौन सा महाद्वीप बड़ा है और कौन सा छोटा है। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। जलमंडल क्या है? जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, जितनी भी जल राशियाँ पृथ्वी पर पाई जाती हैं, किसी भी रूप में हैं, चाहे वो ओशंस हों, महासागर हों, सागर हैं, नदियाँ हैं, हिम नदियाँ यानी ग्लेशियर्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर है, लेक्स हैं, झीलें हैं, या फिर वाटर वेपर्स, जलवाष्प, ये सब हमारा हाइड्रोस्फीयर में ही आता है। पृथ्वी का 71% भाग जल और 29% जो है वो पानी है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह या फिर ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं इस छोटे से डायग्राम में
आपको बताया गया कि जितना भी पानी है उसमें से 97.2% जो पानी है वो ओशंस यानी कि महासागरों में है। और महासागरों का जल कैसा है? वो खारा है, इट इज़ अ सॉल्टी वाटर, वो पीने योग्य नहीं है। 0.03% ही फ्रेश वाटर है और 2.77% वाटर आइस शीट्स के रूप में और 2.8% वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में पूरी पृथ्वी पर पाया जाता है। तो जो पीने योग्य पानी है वो बहुत कम है और यही कारण है कि हम एक नीले ग्रह में रहते हैं फिर भी पानी की कमी को महसूस करते हैं। हाइड्रोस्फीयर में हम सभी वाटर बॉडीज़ को पढ़ेंगे। तो जैसे अभी हमने लिथोस्फीयर में सारे कॉन्टिनेंट्स देखे, अब हम सारे के सारे ओशंस देखेंगे। ये सारे के सारे जो ओशंस हैं ये सब महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमेशा ये मूव करते रहते हैं, इनमें गतिशीलता रहती है, यानी कि पानी तो वैसे भी नहीं टिकता, वो बहता रहता है। और महासागरीय जो पानी है ये 3 तरह के मूवमेंट्स करता है, 3 तरह की गतियाँ होती हैं, वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। तरंगें, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, ये 3 तरह की गतियाँ महासागरों के जल के द्वारा की जाती हैं। 5 महासागर हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। इन सभी को हम अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पैसिफिक ओशन, ये सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। इट कंटेन्स द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। ये अभी हमने आपको बताया था, मैरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है और ये प्रशांत महासागर में है। इट इज़ सराउंडेड बाय एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अटलांटिक ओशन, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये जो इंग्लिश का लेटर है एस, ये उस शेप में है। इसके वेस्टर्न साइड में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ईस्टर्न साइड में यूरोप और एशिया है। इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स। ये व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि आप देख रहे हैं कि जो इसकी कोस्ट लाइन है इट इज़ इंडेंटेड, ये दंतुरित है, जैसे आपके दांत हैं, है ना, मतलब कि ये प्लेन नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ ये पोताश्रय और पत्तनों के लिए बहुत ही आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड कराता है, इसलिए ये व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज इंडिया। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। In the north, it is bound by the Asia. In the west, it is bound by Africa, and in the east, it is bound by Australia. Southern Ocean, दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। It extends northward to 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक ओशन, इट इज़ लोकेटेड विद इन आर्कटिक सर्कल। ये उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है और ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरीय भाग से जुड़ा है, जो अभी हमने आपको बताया था ना, इस्थमस के बारे में अभी आपको बताया, स्ट्रेट और इस्थमस दोनों के बारे में अभी आपको हमने बताया था। तो आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन आर 2 ह्यूज वाटर बॉडीज एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर विच इज़ नोन एज बैरिंग स्ट्रेट। बैरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर ये दोनों ही जुड़े हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस मैप में, आपको फिर से एक बार हम याद दिला रहे हैं, अभी हमने आपको बताया था कि हमारे 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं। नाउ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। आवर अर्थ इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ एयर्स, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, विच इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। वायु की पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण और एक अटूट भाग है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है।
यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है और बाकी 1.1% में बाकी सारी गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एक्सेट्रा। Carbon dioxide growth, it help in growth of plants, keep planets warm. It absorbs heat and radiated by earth. And nitrogen, it helps in growth of organisms. And oxygen के बारे में तो हम जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रह सकते। Breathe of life. Now, layers of atmosphere. वायुमंडल की परतें। यहाँ आप एक डायग्राम भी देख सकते हैं। तो बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर पर्सपेक्टिव्स, वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। सबसे निचली परत जो अर्थ के बहुत पास है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर यानी शोभमंडल। शोभमंडल के ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, आप देख सकते हैं चित्र में, यानी कि समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर मेसोस्फेयर मध्यमंडल, मध्यमंडल के ऊपर थर्मोस्फेयर यानी आयन मंडल और सबसे ऊपरी परत है एक्सोस्फेयर यानी कि बहिर्मंडल। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट, मैक्सिमम एट सी लेवल। अगर हम बात करते हैं तो ऊंचाई के साथ वायुमंडल की घनत्व में भी भिन्नता आती है। ये घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, इट इज़ मैक्सिमम एट सी लेवल। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेज़ी से घटता जाता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं डिक्रीज इन टेम्परेचर विद अपवर्ड मूवमेंट्स। जब भी हम पहाड़ों पर या फिर हम देखते हैं माउंटेनियर्स जो होते हैं वो हवा के घनत्व में कमी होने के कारण उनको सांस लेने में कठिनाई होती है, इसीलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेकर के चलते हैं। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर के जाना पड़ता है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तापमान भी घटता जाता है, टेम्परेचर भी कम होता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, विच इज़ एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हम हाई प्रेशर फील करते हैं और कुछ क्षेत्रों में हम लो प्रेशर फील करते हैं। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। So decrease in pressure as we move upwards. यहाँ आप देख रहे हैं एक चित्र है और इस चित्र में भी आप देख सकते हैं लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। जहाँ पर ये तीनों डोमेन्स मिलते हैं वहीं लाइफ शुरू होती है। आप देख रहे हैं बहती हुई नदी में फिशेस हैं, हवा में चिड़िया उड़ रही हैं और लैंड सरफेस पर आपको एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज़ लाइफ एंड दिस इज़ biosphere. Biosphere, what is biosphere? It is a narrow zone of contact between land, water and air. ये जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ये वो भाग है जहाँ पर लाइफ है, where life exists. यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि छोटे छोटे जीवों और बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े मैमल्स में के रूप में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से और बायोस्फीयर से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को हम 2 भागों में बांटते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, प्लांट किंगडम्स एंड एनिमल किंगडम्स। जंतु जगत और पादप जगत। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। लकड़ी और खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे जो ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव यानी कि स्लोप पर जो है मिट्टी का कटाव तेज से होने लगता है। तो नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। हाल ही में सुनामी और आपने केदारनाथ की घटनाएं भी देखी होंगी जो पेड़ों के कटने की वजह से हुई हैं। झीलों और नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक भी नहीं रह जाता है। ये जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। ग्लोबल वार्मिंग, उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों और गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर।
कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एयर, जो भी अभी हमने देखा, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंड दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। बढ़ता हुआ पृथ्वी का तापमान, द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। सो नाउ दीज डेज there is a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature। अब वो समय आ गया है जब हमें अपने इस प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए हमारी पृथ्वी ने जो संसाधन हमको दिए हैं उनका उपयोग हमें सीमित करना होगा, नहीं तो बहुत सी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।